सर इसके तो आपने लिखवा दिए थे ना? टॉपिक लिखवा दिए थे सारे? यस सर, 18 तो टॉपिक चलिए कुछ फिर लिखवाए थे ना? टॉपिक स्टार्ट करें अपन। यस सर। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कॉपी बना लिया आप सभी लोगों ने? यस सर। फेयर कॉपी रखना, सारा काम उसी में करना है। आइएगा, हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्मॉल टॉपिक और इजीएस्ट टॉपिक से, एंड देन फिर हम उसके बाद अपने पास थोड़ा सा जैसे जैसे आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट आता जाएगा हम अपने बड़े टॉपिक्स पर आते जाएंगे। तो आइएगा, हम जो सबसे पहला अपना स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर में हम बात करेंगे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले जरा हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं पहले इसको भी समझें। देखिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, अभी लिखना नहीं है आपको। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटरमिन होना। प्री डिटरमिन बेस होना बेसिकली। और ये बेस किसका होना? अकाउंटिंग का होना। अकाउंटिंग का होना। देखो क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब आप सभी समझते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसके लिए डिसाइड किए गए प्री डिटरमिन तरीके से काम करना। वापस सुनोगे, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, स्टैंडर्ड का मतलब है उसका एक प्री डिटरमिन तरीका देखना। तो अगर मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ दूं तो मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग करने के कुछ ऐसे प्री डिटरमिन तरीके बताए गए हैं जिनको आप सभी को, जिनके ऊपर वो ट्रीटमेंट फॉलो होता है, सबको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी बात करता हूं, मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, अपना बिजनेस कर रहा हूं और अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं। इसी तरह से मानसी भी एक बिजनेसमैन है, वो भी अपनी अकाउंटिंग कर रही है। इसी तरह से ईशा भी अपना एक बिजनेस कर रही है। मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना। अब हम तीन अलग अलग पर्सन हैं। कौन कौन हो गए? मैं, मानसी, ईशा। हम तीनों अलग अलग पर्सन हैं और तीनों मान लीजिए एक ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अब सोचो, कोई एक पर्सन हमारे तीनों बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है। क्या आपको लगता है अगर हमारे अकाउंटिंग का बेसिस सिमिलर होगा तो ही कोई पर्सन हमारी तीनों कंपनियों के बेस को सेम रखते हुए ये हमारी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएगा? रिप्लाई कीजिए साथ साथ में। आप मानते हो इस बात को? मान लो, सर नहीं आया समझ में, एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं एक पर्सन हूं, एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है? वही बिजनेस मानसी भी कर रही है और वही बिजनेस ईशा भी कर रही है। सर हाँ जी। सर कैन यू रिपीट एग्जांपल सर, एक मिनट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, मैं वही वापस से ही बोला मैंने। मान लो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं,
जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूं, जिस काम को करने के लिए मैं वर्क कर रहा हूं, सेम काम मानसी भी कर रही है और वही काम ईशा भी कर रही है। हम तीनों एक सिमिलर वर्क कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मान लो हम बात करते हैं कि रिया एक पर्सन है, वो ये देखना चाहती है कि मेरे बिजनेस, मानसी के बिजनेस और ईशा के बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर हम सेम बिजनेस कर रहे हैं तो जब हमारे अकाउंटिंग का तरीका सेम होगा तभी रिया डिसीजन ले पाएगी ना कि तीनों बिजनेस में से बेस्ट बिजनेस कौन सा है। Yes, sir. बात समझ रहे हो? मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये एक पर्सन है, देखो मैं अभी लिखना नहीं है, केवल आप देखेंगे। ये है पर्सन 1, ये है पर्सन 2 और ये है पर्सन 3। ये 3 अलग अलग पर्सन हैं जो कि एक ही तरह का वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एक सिंपल सी बात कर देता हूं। ये जो तीनों पर्सन है ना, ये तीनों कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ये किस में लगे हुए हैं? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। नाउ अब मेरा क्वेश्चन समझना। मान लो ये एक और व्यक्ति है जो ये जानना चाहता है, ध्यान से सुनोगे, कि एक पर्टिकुलर ईयर में इस पर्सन ने, इस पर्सन ने और इस पर्सन ने जो काम किया, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तीनों पर्सन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, सिमिलर प्रकार का वर्क कर रहे हैं। ये व्यक्ति जानना चाहता है, जो ये पर्सन नंबर 4 है, वो ये जानना चाहता है कि जो तीनों लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, जो तीनों लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, इनमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन है। बताओ, बेस्ट परफॉर्मर को जानने के लिए क्या आपको लगता है मुझे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और मुझे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा? बोलो एग्री और नॉट। यस सर। करना Yes, sir. पड़ेगा। अब यस सर। तीनों में से जो हाईएस्ट प्रॉफिट कमाएगा, क्या मैं बोलूंगा कि वो Best बेस्ट परफॉर्म कर performer. रहा है? आओ Yes, sir. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन तीनों का प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका सिमिलर होना चाहिए या नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्या मैं कंपेयर तभी कर पाऊंगा जब ये तीनों लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए एक सा तरीका फॉलो करें या नहीं? बताओ। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ जाओ, मैं इसको दूसरे एग्जांपल से लेता हूं। मुझे एक बात बताओ सर, इसमें जो आपने बोला ना प्रॉफिट सुनो सुनो, कैलकुलेट करने का वो एक मिनट रुको, एक मिनट, मेरी बात को फिर सुनना। ये है मान लो रिया और ये है मानसी। इसका मैंने 100 मार्क्स का एग्जाम लिया और इसका मैंने 40 नंबर का एग्जाम लिया। क्या मैं इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर सकता हूं क्या, कि कौन बेस्ट है? दो सर। अब मेरी बात समझ आ रही है? अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या बेस सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। यस सर। आई मेरी बात समझ में? अब मेरी बात को सुनो, यही चीज मैं यहां बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, अगर ये पर्सन 1, ये पर्सन 2 और ये पर्सन 3 सिमिलर प्रकार की अकाउंटिंग फॉलो करके अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, तो ही मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं या नहीं? अब बताओ।
हाँ सिमिलर Yes, sir. टेक्निक सेम करेंगे। हाँ, यानी जो भी तरीका फॉलो करोगे, जो भी टेक्निक, बिल्कुल सही बहुत बात दी आपने, कि जो भी तरीका फॉलो करोगे वो तीनों का सिमिलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन अगर करना है तो होना चाहिए ना, वरना आप क्या कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे हम। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही बताता है। अब मेरी बात को सुनना, जो मैं डिफाइन आपको कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर अकाउंटिंग का एक रूल डिसाइड करेगा, प्री डिटरमिन बेस तैयार करेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आ रहे हो तो आपको अकाउंटिंग के लिए उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में अभी एक चैप्टर पढ़ा था फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ा था, होना चाहिए। यस सर। मुझे एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या आप ट्रेडिंग पी&एल बनाते हो क्या? नो सर, जॉइंट बैंक है। कंसाइनमेंट नो बिजनेस का सर। एक मिनट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या बनाते हो? Consignment account. सर, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो। अब मुझे बताओ, अगर ये तीनों व्यक्ति कंसाइनमेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या तीनों को सेम तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? Yes, sir. आर्य, अब Yes, मेरी sir. बात को आप समझ पा रहे हो क्या? मैं केवल आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग करने के कुछ ऐसे यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स को बताते हैं जिनको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, जिनको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिनको फॉलो करके ही हर पर्सन को क्या करनी पड़ेगी, अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ताकि उनकी अकाउंटिंग में सिमिलरिटी शो हो सके। और उसी अकाउंटिंग को हमने नाम दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बताइए, क्या मेरी अब ये बात आप लोगों को समझ आई? बोलिए, नहीं आया हम वापस से समझेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। एक चीज आज मेरी बात समझ लेना, एक चीज आपको मैंने पहले ही कहा, यहां पर आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो फाउंडेशन से बहुत ऊपर होगा। हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो आपको हर चीज को कॉन्सेप्ट से पकड़ना है, रटना नहीं है। मैं फिर आपको एक और बात समझाता हूं, आ जाओ, इन सभी बातों को छोड़ो। चलो मुझे एक बात बताओ, मान लो ये है क्लब नंबर 1, ये है क्लब नंबर 2 और ये है क्लब नंबर 3। क्या ये तीनों ही एनपीओ हैं कि नहीं है? सर। क्या ये तीनों ही एनपीओ की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इस क्लब 1 का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया, इसका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया, इसका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हाइब्रिड पर बनाया, दोनों ले लिए, कैश प्लस एक्रूअल। बताओ, क्या ये तीनों अकाउंटिंग के एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं सर, तीनों तीनों अलग अलग हो गए। क्या मैं इन तीनों रिसिट एंड पेमेंट को कंपेयर कर सकता हूं? नहीं सर। अब सुनो, अकाउंटिंग का एक रूल बनाया गया, बोले रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी बनाए, क्लब 1 बनाए, क्लब 2 बनाए, क्लब 3 बनाए, हमेशा एक ही अकाउंटिंग को फॉलो करेगा, कैश बेसिस की अकाउंटिंग। बताओ ये रूल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब मुझे आप बताओ, आप जितने भी रिसिट एंड पेमेंट बनाते हो क्या वो कैश बेसिस पर बनाते हो या नहीं बनाते हो? या आज तक आपने कभी ऐसा देखा कि रिसिट एंड पेमेंट को हमने एक्रूअल सिस्टम पर बनाया हो? नहीं बनाया ना। क्यों नहीं बनाया? एक प्री डिटरमिन्ड प्रिंसिपल हमने फॉलो किया।
कि रेसिडेंट पेमेंट जो बनेगा वो कैश बेसिस पे ही बनेगा, हमने उसके अलावा कोई रूल फॉलो नहीं किया। तो हमने अकाउंटिंग करने का एक प्रिंसिपल बना दिया कि whenever we are preparing receipt and payment account, we must follow the cash basis of accounting. बोलो एग्री और नॉट? Yes, sir. आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो, क्या एक प्रिंसिपल है, जो भी एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएगा वो एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करेगा? क्या छूट दे दी गई कि भैया तुम चाहो वैसे रख लेना? हाँ सर। क्या ऐसा कोई है? नहीं। तो अब मेरी बात को फिर सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग करने के कुछ प्री डिटरमिन रूल्स तैयार किए गए, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए कि अगर आपको इस पर्टिकुलर तरह की अकाउंटिंग करनी है तो आपको इसी रूल को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। और उनका एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया और उन्हीं को बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बताइए क्या अब आप लोगों को मीनिंग समझ आया? यस सर। देखिए अभी भी किसी को कोई भी डाउट हो, देखिएगा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इंटर लेवल पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको रटना नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, क्योंकि यहां शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएंगे। तो यानी मेरे हिसाब से अब आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस समझ में आ गया, यानी अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स बनाए गए और जो भी पर्सन उस कैटेगरी में आ रहा होगा उसे अपनी अकाउंटिंग उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए करनी पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए, आपको जिनको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, और उन्हीं को नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलिए, एवरीवन रिप्लाई करें मुझे, बताइए क्या समझ में आया कि इस टॉपिक में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं? मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं, जो लोग उस प्रिंसिपल के अंदर आएंगे उन्हें उसी रूल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वो उसके इधर उधर जाकर अकाउंटिंग नहीं कर सकते। उसी को हमने नाम दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आओ अब सबसे पहले आज मैं आपको पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाऊंगा, जो किन लोगों पर एप्लीकेबल होगा हमें वो भी समझना है। तो अब यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, तो अब आप हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेवन, जो एप्लीकेबल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, लीजिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो हमारा एप्लीकेबल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर, यानी जो भी पर्सन किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क के कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा उसको अपनी अकाउंटिंग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो करते हुए करनी पड़ेगी। वापस सुनना, जो भी पर्सन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगा हुआ है उसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। लिखें पॉइंट नंबर 1,
this accounting standard is mandatory in nature and will be applicable this accounting standard is mandatory in nature and will be applicable for construction contracts. लीजिएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है पालन करना ही करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हमारे दिमाग में बात आई, सर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? लिखें पॉइंट नंबर 2, any contract for construction of any single asset, any contract for the construction of any single asset or a group of asset ध्यान से सुनना, हमने ये बोला ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी भी सिंगल असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाए या अ ग्रुप ऑफ असेट्स के लिए किया जाए। एनी कॉन्ट्रैक्ट for the construction of any single asset, underline करो, or a group of assets, comma, known as construction contract. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर इसका मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बच्चों, देखो क्या हुआ, ये है मिस्टर ए, ध्यान से सुनना, इनको ये एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग। बताइए क्या मिस्टर ए को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला इस बिल्डिंग को बनाने का, तो क्या ये इस डेफिनेशन में आ रहा है कि मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक सिंगल असेट को बनाने का? क्या बिल्डिंग को बनाना कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। आएगा। तो यानी मिस्टर ए ने
इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया, इसे हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सिंगल असेट बना रहा है ये क्या बना रहा है? सिंगल असेट। आओ, मिस्टर ए, क्या हुआ? देखिए, मिस्टर ए को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एक पर्सन के द्वारा कि भैया देख, तुझे क्या करना है, मेरे पास ये एक लैंड पड़ी हुई है, तुझे यहां पर एक पूरी कॉलोनी या सोसाइटी बसानी है, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तुझे उसमें ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनानी है, तुझे यहां पर ये बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाना है, तुझे यहां पर खेलने के लिए एक पार्क बनाना है, पार्क में स्लाइड वगैरह लगा देना, जो भी तुझे लगाना है। बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सिंगल असेट कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रुप ऑफ असेट का कॉन्ट्रैक्ट है? ग्रुप ऑफ असेट बोलोगे? एवरीवन एग्री? यहां उसे एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि भैया तुझे एक बिल्डिंग बनानी है, सिंगल असेट कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर मिस्टर ए को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी असेट को बनाने का काम मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ असेट। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिंगल असेट, और ये हो गया बताइए, क्या मेरी ये दोनों बातें आपको समझ आ गई या नहीं आई? एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंस्ट्रक्शन का होगा, वो कंस्ट्रक्शन या तो किसी सिंगल असेट का हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ असेट का हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आइए लिखें, इसी डेफिनेशन में, पॉइंट चेंज नहीं हुआ है अभी, लिखें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट also include a destruction of any old asset or B contract for restoration of environment। ऑफ एनवायरमेंट। एक मिनट सुनना, ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क में हमने बात की कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल असेट आएगा या कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ असेट आएगा, लेकिन साथ ही साथ डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। उसने बोला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये दो बातें भी इंक्लूड होंगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ओल्ड असेट या
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। आइए जरा इन दो बातों को समझते हैं। देखो, सर ये एनवायरमेंट ही है ना? हाँ जी, एनवायरमेंट। देखिएगा, ध्यान से सुनोगे। मिस्टर ए को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, ये ब्रिज जो मिस्टर ए को बनाना है, वहां ऑलरेडी एक ओल्ड ब्रिज बना हुआ है। तो क्या मिस्टर ए उसी ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज बना देंगे क्या, या पहले आपको इस ओल्ड ब्रिज को डिमोलिश्ड करना पड़ेगा? ये ओल्ड स्ट्रक्चर है एक, मेरी बात को समझना। मान लो एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये कहा गया कि भैया पहले यहां ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, पहले इसको पूरा डिमोलिश्ड करो और फिर दोबारा से नया स्ट्रक्चर करना। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि जब इन्हें एक काम करने को दिया गया तो वहां पर पहले से ही ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग या ओल्ड कंस्ट्रक्शन था। तो मिस्टर ए को ये बोला गया कि आपको पहले इसे डिमोलिश्ड करना है और फिर नया बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एसेट। भाई मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ है कि नया ब्रिज बनाना है, बट पुराने ब्रिज को डिमोलिश्ड किए बिना क्या नया ब्रिज बन सकता है क्या? नो सर, नहीं बन उसी की सकता। जगह पे बनाना है ना। हाँ, उसी पे बनाना है तो इसको डिमोलिश्ड करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ओल्ड असेट का डिस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होगा। यानी कंस्ट्रक्शन का मतलब केवल कंस्ट्रक्शन से ही नहीं है, उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए अगर आपको किसी पुरानी चीज को, पुराने स्ट्रक्चर को डिमोलिश्ड करना पड़े, वो भी यहां पर इंक्लूड होगा। और दूसरी बात उसने बोली, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। समझना, ये मिस्टर ए हैं, इन्हें हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 4 लेन हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये लो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 लेन हाईवे। बताइए क्या ये कंस्ट्रक्शन वर्क है या नहीं है? है। लेन 1, लेन 2, लेन 3 और लेन 4। ध्यान से सुनोगे। तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिस्टर ए को एक 4 लेन हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ऑन अ कंडीशन। बोले देखो भाई, तुम अगर ये हाईवे बनाओगे तो इस हाईवे पर गाड़ियां दौड़ेंगी कि नहीं दौड़ेंगी? अगर गाड़ियां दौड़ेंगी तो क्या होगा जानते हो? पॉल्यूशन बढ़ेगा, एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इस हाईवे के दोनों तरफ, तुम्हें इस हाईवे के दोनों तरफ क्या लगाने पड़ेंगे? पेड़। पेड़ लगाने पड़ेंगे। तुम्हें पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि एनवायरमेंट रिस्टोर हो पाए, ताकि एनवायरमेंट पर पॉल्यूशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट कम हो पाए। तो मुझे बताओ, क्या पेड़ लगाना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है। लेकिन एस ने बोला अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से एनवायरमेंट पर इफेक्ट आ रहा है,
तो एनवायरमेंट को रीस्टोर करने का ये जो काम आपने किया, ये भी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क का ही पार्ट माना जाएगा। हालांकि पेड़ लगाना कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं आता, लेकिन एस ने बोल दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसा है जिसकी वजह से आपको एनवायरमेंट को रीस्टोर करने का कोई काम करना पड़े, क्योंकि एनवायरमेंट पर कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा है और उसके लिए आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज जोड़ दिया गया, तो अब ये जो खर्चे आप करोगे ना, पेड़ लगाओगे तो पेड़ खरीद के लाओगे तभी उनको लगाओगे, तो ये भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा माना जाएगा। ये लीजिए, अब मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझा दी है। एक बार मैं वापस से डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। सर हाँ जी सर, जैसे ये जो आपने ओल्ड ब्रिज वाला जो दिया है, तो सर हाँ। इसमें जो ये ओल्ड ब्रिज तोड़ के नया बनाएगा, तो जो जैसे तोड़ने के लिए जो क्रेन व्रेन बुलाएगा, तो उसके वो पैसे खर्चा भी भी ये पार्ट जिन्होंने बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट दिया है? आप समझे नहीं ना, अच्छा। वही तो मैं बोल रहा हूं कि ओल्ड स्ट्रक्चर को तोड़ोगे तो खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, वही तो खर्चे वो मतलब इंक्लूड खर्चे होंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट पर चार्ज होंगे आपके। इस अच्छा, ठीक तोड़ने है के सर। खर्चों को, इस पेड़ लगाने के खर्चे को इसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाएगा। यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब केवल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है। अगर किसी ओल्ड असेट को डिस्ट्रक्ट करते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और अगर एनवायरमेंट को रीस्टोर करने का काम करते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। आई बात समझ में? आइए एक बार फिर जरा डेफिनेशन पर चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें या तो आप एक सिंगल असेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, या फिर आप एक ग्रुप ऑफ असेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स टू अदर एलिमेंट्स। ए एलिमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड असेट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ओल्ड असेट का डिस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होगा। और दूसरा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको इस पर्पस से जोड़ा गया है, फॉर द पर्पस ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर अ सिंगल असेट or a group of asset, and also includes destruction of old asset as well as a contract for the restoration of environment. इस पूरी टर्म को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। बताइएगा, अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएं, या ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है? सिंगल असेट का कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ असेट का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों आएंगे। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको किसी ओल्ड असेट को डिस्ट्रक्ट करना पड़े वो भी आएगा, और साथ ही साथ अगर एनवायरमेंट को रीस्टोर करने का काम करना पड़े तो वो भी इसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाएगा। लीजिए, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है पूरी। क्या इस डेफिनेशन का पॉइंट क्लियर है या कोई बात? यस सर। तो